इस वीडियो से हम पीएचपी को स्टार्ट करेंगे। तो पीएचपी एक हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस पे हम डायनेमिक वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। तो पीएचपी स्टार्ट करने से पहले आपके पास इसके एक सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए। सर्वर जो होते हैं, ये जो आपको मैंने बताया हुआ था जेम सर्वर, इसको आपने इंस्टॉल कर लेने। तो ये पीएचपी की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये एक इंटरफेस आपको शो हो जाएगी, इसका कंट्रोल पैनल। तो ये जो पहला आपका मॉड्यूल है ना अपाची, इसको आपने स्टार्ट कर लेने। ये हमारा क्या होगा, सर्वर होगा, कि मतलब जो पीएचपी है ना, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट वगैरह होती है ना, ये क्लाइंट साइड होती है, कि मतलब ये जो जस्ट ब्राउजर पे रन हो रही होती है। लेकिन जो पीएचपी है ना, इसको रन करने के लिए हमारे पास एक सर्वर का होना जरूरी है। तो ये जो अपाची है ना, ये हमारा सर्वर है, कि मतलब हमारा कोड इस पे रन और होगा तो फिर उसका ये रन सर्वर पे और होगा। ये इसको अपने कर लेने, स्टार्ट कर लेने। स्टार्ट करने के बाद हम एडिटर में आ जाते हैं। तो इधर एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव आपने इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे करना पड़ेगा। वो लोकेशन कौन सी, अपने सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में आने के बाद जहाँ पे अपने ये जेम सर्वर इंस्टॉल किए ना, उस लोकेशन पे आपने आना है। तो मेरा ये सी ड्राइव में इंस्टॉल है, सी ड्राइव में आ गया हूँ। ये जेम सर्वर, ये जेम के फोल्डर में आ गया हूँ। इसमें ये आपको htdocs का फोल्डर नजर आ रहा है। htdocs के फोल्डर में आना है। इधर एक न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं। फोल्डर नेम प्रैक्टिस रखते हैं। इस फोल्डर को किया ओपन, और इस जगह पे इसको फाइल के अंदर नेम देंगे इंडेक्स डॉट पी। इसकी आप एक्सटेंशन चेक करनी है। जो पहले हम काम कर रहे थे वो HTML का था, तो हमने एक्सटेंशन क्या रखी थी, डॉट HTML थी। लेकिन अब ये PHP है ना, तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट PHP होगी। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब PHP में जो भी काम होगा ना, उसके लिए आपको PHP के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स लगाने पड़ेंगे। तो ये वाला जो टैग है ना, ये पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है। आपने जब भी कोई पीएचपी का काम स्टार्ट करने लगोगे ना, तो पहले आप जो काम आप करोगे इसका स्टार्टिंग टैग लगाओगे, और ये क्लोजिंग टैग। जो भी आपने पीएचपी की कोडिंग होगी, ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के मिड में आएगी। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। जो भी पार्ट ये कोड होगा हमारा, वो इन दो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आएगा। अच्छा, जो पहला काम आपको मैं इसमें बताता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में जब हम काम कर रहे होते हैं कि कोई सी चीज़ को या किसी लाइन वगैरह को प्रिंट कैसे करती हैं। जैसे आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा कि सी आउट वगैरह कर लेती हैं, या फिर जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वगैरह कर लेती हैं। तो पीएचपी में किसी चीज़ को हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो पीएचपी में किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट, वेरिएबल या कोई भी चीज़ है, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए जो स्टेटमेंट हमारे पास यूज होगा वो इको की स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इको की स्टेटमेंट में आप जो कुछ भी लिखोगे ना, वो उसी तरह एज इट इज आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब इस पे कुछ भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल इधर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको कर लिया सेव। ठीक है, सिंपल, ये हमारा स्टार्टिंग टैग आ गया, ये क्लोजिंग टैग आ गया। जो भी पीएचपी का काम होगा, ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में करना पड़ेगा। फिर हमने स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लगा ली, इसमें हमने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है इको की। और ये सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, कोई भी सिंगल या डबल कोट कोई भी यूज अप कर सकते हैं। इसमें हमने एक स्ट्रिंग लिख ली हेलो वर्ल्ड की। अब इसको हमने रन करने, तो HTML पे होते हम सिंपली डबल क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास फाइल ओपन हो जाती है ब्राउजर में। लेकिन इसको रन करने के लिए आपने ब्राउजर में आने, ब्राउजर में आके आपने लिखने जी लोकल होस्ट। ये जो मैंने कोलन 82 लिखे ना, आपने कोलन 82 नहीं लिखना, जस्ट लिखने लोकल और फॉरवर्ड स्लैश जो फोल्डर का नेम होगा, फोल्डर हमने अभी बनाया था प्रैक्टिस का। फिर आगे फाइल का नेम होगा, फाइल हमारी थी इंडेक्स डॉट पीएचपी। इसको हम इंटर करेंगे। पहला काम आप करोगे लोकल होस्ट, फिर फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर नेम और फिर फाइल नेम। ठीक, इस तरह आपने लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास वो स्ट्रिंग हमने इको की थी हेलो वर्ल्ड की, तो वो उसी तरह में शो होगी। अब जो भी इको के स्टेटमेंट में आप लिखोगे ना, तो वो एज इट इज आपको शो हो जाएगा। फाइल को रन करने के दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप लिखोगे लोकल और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के फोल्डर का नेम लिखोगे। ये फोल्डर का नेम हमारा था प्रैक्टिस था। फिर उसके आगे फाइल का नेम आएगा, फाइल का नेम हमने दिया था इंडेक्स डॉट पीएचपी। ये हमारा कोड शो हो गया। मैं वही HTML उसकी, ये HTML कह रहा हूँ, ये PHP उसका शो हो गया, जो भी हमने स्ट्रिंग
प्रिंट की है ना तो वो उसका रिजल्ट शो हो गए। कुछ और अगर प्रिंट करना हो तो वो भी इसी तरह हम करेंगे। डबल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, जो भी लाइन होगी ना उसको अपने सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर ये सेमीकोलन नहीं लगाते, अब अगर इसको हम रन करते हैं ना तो ये हमें एक वार्निंग देगा। ठीक है, ये सिंटेक्स एरर है, आ रही। ठीक, सिंटेक्स एरर आ रहा है कि ये एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन, ये काम ये बता रहे कि ये जो लाइन नंबर 5 है ना इस पे सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहे। तो इसका क्या मतलब है कि ये लाइन नंबर 5 पे कुछ होना चाहिए। अब आपने देखे कि इसको एक ही लाइन पे ये आपको नजर आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड भी एक लाइन पे नजर आ रहे हैं, आई लव पाकिस्तान भी एक ही लाइन पे नजर आ रहे हैं। तो इसको न्यू लाइन के लिए ये लाइन ब्रेक इसमें कैसे देंगे? एचटीएमएल में तो सिंपल बी आर का टैग यूज करती हैं, लेकिन पीएचपी में बी आर का टैग को कैसे यूज करेंगे? तो पीएचपी में भी बी आर का टैग को यूज करने का मेथड वही है। पीएचपी में हम एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं, मतलब जो एचटीएमएल के टैग्स हैं ना वो उनको पीएचपी में हम यूज कर सकते हैं। वही सिंपल काम होगा कि ये बी आर का टैग हमने लगा लिए, बल्कि दो बार इसको लाइन लाइन ब्रेक कर लेते हैं। सिंपल जो भी अगर एचटीएमएल के टैग को अपने पीएचपी में यूज करने हैं तो इको की स्टेटमेंट में वो भी हम यूज कर लेंगे। जैसे अगर कोई हेडिंग का टैग, जैसे आपको मैंने बताया था हेडिंग होती है, हेडिंग का टैग हम यूज कर लेते हैं h1 का टैग, ये एचटीएमएल का टैग है आप जानते हैं, और इसको h1 से क्लोज कर लिया। ठीक है, जो इसी तरह ये एचटीएमएल के जो टैग्स वगैरह भी होंगे ना तो उनको भी आप पीएचपी में यूज कर सकते हो। इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह आप लिखोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, ये एचटीएमएल वाला टैग हमने दिए तो ये इधर रन हो गए। पहले ये एक ही लाइन पे आ रही थी ये दोनों, लेकिन जब हमने बी आर का टैग लगाया ना, मतलब लाइन ब्रेक का, तो ये अब नेक्स्ट लाइन पे हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने याद रखना है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए इको की स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। पीएचपी में किसी भी लाइन को, किसी भी स्टेटमेंट को, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इको की स्टेटमेंट यूज़ होगी। मैं आपको बताता हूँ कि कोई हम वेरिएबल वेर हमने डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए डॉलर का साइन यूज़ करते हैं, ये डॉलर साइन यूज़ करते हैं। फिर आएगा जी वेरिएबल का नेम आएगा। नेम हम कुछ भी, लेट्स सपोज नेम की हमने वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम नेम लिख लेंगे। ये वेरिएबल हमारा डिफाइन हो गए। अगर इसमें कोई वैल्यू भी हमने रखनी हो ना तो ये इक्वल टू लगा के कुछ भी हम इसमें कोई अगर कोई नंबर रखने हैं तो नंबर की वैल्यू हम ऐसे नंबर वगैरह डबल कोट्स के देना पड़ेगा। और अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट्स में होगी। ठीक है, इस तरह इसका नेम हम रख लेते हैं असद। मतलब अब ये क्यों, इस लाइन का क्या मतलब कि ये जो असद वाला, ये जो नेम वाला वेरिएबल है ना इसमें असद की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, वेरिएबल्स इसलिए यूज होते हैं कि वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, कोई भी हमारे पास वैल्यू है ना उसको अगर हमने स्टोर करने ना तो वो हम एक वेरिएबल में करेंगे। तो ये हमने वेरिएबल नेम का वेरिएबल बनाए और इसमें वैल्यू हमने कौन सी रख ली है, असद की। अब इसको हमने कैसे प्रिंट करने, इसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे इको डॉलर नेम, कि मतलब ये जो नेम वाला वेरिएबल है इसको प्रिंट कर लो। इधर हमने सिंगल या डबल कोट्स नहीं यूज करने, सिंपल हम इको की स्टेटमेंट यूज करेंगे। फिर आगे जो भी वेरिएबल होगा ना हम लिख लेंगे। तो मैं शो करता हूँ, तो ये हमें असद की वैल्यू शो कर रही है। जो भी इसमें हम लिखेंगे ना वो उसी तरह एज इट इज हमें नजर आ रहा होगा। असद अली करेंगे तो ये हमें असद अली शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें शो हो रहे हैं। अगर कोई हमारे पास नंबर दे रहा हुआ तो नंबर को हम कैसे शो करेंगे, उसके लिए भी सिंपल एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें आगे वैल्यू हम दे देते हैं। जो भी लाइन हमने टर्मिनेट करनी होगी ना तो वो सेमी कॉलन से होगी। सेमी कॉलन अगर नहीं लगाएंगे तो हमें ये एरर शो होगा। इधर फिर इको की स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो पहले तो इधर एक बी आर लगा लेते हैं लाइन ब्रेक का, इधर हम यूज कर लेते हैं सेल। तो ये सेल आपको इधर शो हो गए।
अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि पीएचपी में हम सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज अगर दो नंबर्स को ऐड वगैरह करने, उनको सब्ट्रैक्ट करने, डिवाइड वगैरह करने, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक वेरिएबल बना लेते हैं ए का, उसमें कुछ वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं 1 2 3, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं बी, और इसमें वैल्यू रख लेते हैं 30, और कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो। तो इन दो नंबर की अब हमने एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के लिए हम सिंपल ऐसे भी इधर लिख सकते हैं, ये इको के स्टेटमेंट में डॉलर ए प्लस डॉलर बी, ये डॉलर किसको रिप्रेजेंट करे, वेरिएबल को, वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी। तो इनकी एडिशन होके हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा जो भी रिजल्ट हुआ। तो ये इसका सम हमें शो हो गए। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका रिजल्ट इधर हम किसी और वेरिएबल में सेव कर लें। इसे डॉलर सी इक्वल टू, इधर हम इसे कर लेते हैं डॉलर ए प्लस बी, और इधर हम कर लें कि सी को प्रिंट कर लें, तो फिर भी जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम होगा। पीएचपी में किसी चीज़ को कॉन्केटिनेट करना हो, लेट्स सपोज जैसे अभी ये आपको शो हो रहा है 157, इसके साथ आपने कोई स्ट्रिंग वगैरह को कॉन्केटिनेट करने के मतलब आपके इसके साथ कोई स्ट्रिंग वगैरह भी शो हो रहा हो, तो वो आप कैसे करोगे। पहले हम इधर स्ट्रिंग देख लेते हैं। सम इक्वल टू, ये हमने स्ट्रिंग लिख लिया। कॉन्केटिनेशन के लिए हम डॉट यूज करोगे। डॉट क्या करेगा, अब आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही लाइन पे एक ही शोर आपको स्क्रीन पे ऐसे शोर होगा ना। तो जैसे ही हमने सम इक्वल टू जो भी आगे नंबर होगा ना, कि एक ही हमने लाइन लिखी हुई है, लेकिन वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको शो हो गए। अब इसको मैं आपको और बता देता हूँ। एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल हो गया जी, ये फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें स्ट्रिंग हमने रख लिया कि फर्स्ट स्ट्रिंग। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया सेकंड स्ट्रिंग का। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को बिल्कुल एक ही लाइन पे डिस्प्ले करने हैं हमने। इसके लिए यूजर को ऐसे लगे कि जैसे ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग हमने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इको ये फर्स्ट को इधर लिख लेंगे डॉट सेकंड। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर लेगा। अच्छा, तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर ली है। तो ये आपको शो हो रही है, जस्ट एक लाइन पे आपको शो हो रही है, जैसे ये एक स्ट्रिंग के तौर पे नजर आ रहे हैं। ये ऊपर मैंने आपको एडिशन का बताया था। इसी तरह आपने अगर कोई सब्ट्रैक्ट वगैरह करना हो, तो सिंपल आप इसी तरह ऑपरेशन इधर माइनस करके इनको सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो भी होगी ना, वो इसका रिजल्ट श्योर होगा। जो एडिशन थे उसकी वैल्यू आ रही थी 157। अब हमने को मल्टीप्लाई करने, तो ये रिजल्ट हमें इसका शो हो गए। इसी तरह जो भी HTML के जितने भी टैग्स थे ना, वो आप किसी भी जो इमेज वगैरह टैग था, या जो भी टैग थे ना, वो सब के सब आप PHP में यूज कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह आपने यूज करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताए। अच्छा, तो ये जो PHP में आपको जब आप वेरिएबल वगैरह को डिक्लेयर करोगे ना, तो इसकी डेटा टाइप आपको नहीं बतानी पड़ेगी, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं। ये C++ होगी या जावा वगैरह में आप वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो, तो पहले उसकी डेटा टाइप आपको बतानी पड़ती है। अगर कोई अपने इंटीजर को डिक्लेयर करने हैं, तो पहले आप लिखोगे कि इंट लिखोगे, फिर वेरिएबल का नेम आएगा, इस तरह आप उसको डिक्लेयर करोगे। लेकिन PHP में आप जस्ट ये डॉलर साइन लगा के वेरिएबल का आप नेम लिख लोगे। तो उसमें आप जो भी वैल्यू स्टोर करोगे ना, अगर आपने उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है, तो वो एक जो सर्वर होगा ना, खुद ब खुद उसको स्ट्रिंग असाइन कर लेगा। अगर आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, तो मतलब वो सर्वर को खुद पता चल जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू वगैरह स्टोर की है।
अब मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेटमेंट्स वगैरह का, इफ एल्स स्टेटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि वो पीएचपी में कैसे वर्क करती है। और एक हम हेडिंग सी लगा लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट ये होती है कि मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये चेक करते हैं कि इसमें लेट्स सपोज हमारे पास दो की कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो ये इफ स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं कि उसको कंडीशन हम इफ स्टेटमेंट में देंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला पार्ट चल जाएगा, और अगर नो हुई तो फिर वो एल्स वाला पार्ट और रन हो जाएगा। इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कलर। इसमें वैसे ही एक वेरिएबल हमने बना लिया कलर का, और इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर कर लिए, रेड की। तो नीचे हम इफ की स्टेटमेंट लगा लेते हैं। इफ में हम अपना केस देंगे कि किस किस केस को हमने चेक करने है। तो हम लगा लेते हैं कलर। ये मैंने डबल इक्वल टू लगाए हैं, सिंगल इक्वल टू है और एक डबल इक्वल टू है। जो सिंगल इक्वल टू होते हैं ना, ये वाला जो है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि मतलब ये जो रेड है ना, ये कलर को असाइन हो रही है, जो कलर हमने वेरिएबल बनाए ना इसमें ये वैल्यू जाके स्टोर हो रही है। लेकिन ये जो डबल इक्वल टू है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि इनको कंपेयर कर रहा होता है कि मतलब ये जो कलर का ये जो वेरिएबल है ना, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो रेड के इक्वल है कि नहीं। इस लाइन पे हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो कलर का वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू आ रही है वो रेड के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। और इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेड है ना, इसको ये कलर के वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं। इसको अपने डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि ये जो सिंगल इक्वल टू होती है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कि मतलब उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और ये जो डबल इक्वल टू ये कंपेरिजन ऑपरेटर, इसमें हम किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। ये इफ की स्टेटमेंट लगाई, इफ हम अपनी कंडीशन बता दें कि इफ कलर इक्वल टू रेड के, अगर कलर रेड है फिर क्या कर लो, सिंपल हम स्ट्रिंग इधर प्रिंट कर लेते हैं, कलर इज रेड। वरना एल्स पार्ट में हम क्या कर शो कर लेते हैं जी, वही इको हम कर लेते हैं, कलर इज नॉट रेड। अगर अब इस केस में हमारे पास कलर कौन सा है जी, रेड है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमें रन हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट शो होगी। तो ये ऊपर ये आगे का कलर इज रेड, ठीक है। मतलब जो भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो वाला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू हम इधर चेंज कर लेते हैं, अब ये आएगा ना तो चेक करेगा कि अगर कलर की वैल्यू रेड है, लेकिन अब तो कलर ये जो वेरिएबल हमने कलर का बनाया ना इसमें वैल्यू कोई और है, रेड नहीं है। तो ये एल्ड वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये कलर इज नॉट रेड, ये आपको स्टेटमेंट इधर शो होगी। इसी तरह आप ये इफ एल्स बहुत सी आप स्टेटमेंट वगैरह बना सकती हैं। ये एक अभी तो मैंने आपको इफ एल्स बताई है, और इसमें इफ एल्स इफ भी हो सकती है कि मतलब पहले एक कंडीशन को चेक करे, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करे, फिर जाके तीसरे पे रन हो। तो वो एल्स इफ में भी सिंपल ये इधर एक और हम इफ लगा लेंगे। ये इफ और इधर इसकी कंडीशन भी आ जाएगी, जो भी कंडीशन नहीं फिर वही, फिर लास्ट में हमारे पास एल्स आ जाएगा। ये इफ एल्स के मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ जी कुछ लूप्स वगैरह का, लूप्स का मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला लूप फॉर लूप, और लूप कंपटीशन के लिए यूज है, मतलब एक ही काम में जो अपने बार बार परफॉर्म करने हैं। तो उसका एक मेथड तो ये है कि आप उसी काम को आप 10 बार परफॉर्म कर लो, या फिर आप लूप में चला के तो ये ऑटोमेटिकली वो उसको रन करवा लो। जैसे अगर आपने लाइन है ना किसी भी चीज को अपने प्रिंट करने, इसकी आप एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास वेरिएबल एक नेम का, इसको लेट्स सपोज हमने 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। 10 टाइम्स प्रिंट करवाने का एक तो हमारे पास मेथड ये है कि इसको हम इको में से कर लें, इसको हम इसे 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये ठीक
प्रैक्टिस हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि सेम ही कोड को हम बार बार यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर लेंगे जी, मतलब एक ही काम को हम रिपीट कर रहे हैं, इधर रिपीटेशन हो रही है, तो इसके लिए जो बेस्ट आइडिया है वो क्या होगा जी, लूप होगा। तो पहला जो लूप आपको मैं बताऊंगा वो फॉर लूप होगा। फॉर लूप में तीन चीजें हमने देनी पड़ती हैं। पहले तो उसकी जो वेरिएबल होगा ना, ये उसको हम इनिशियलाइज कैसे करनी है, ये जो पहली वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको ये होगा जी इनिशियलाइजर होगा, कि मतलब लूप की जो स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए। फिर दूसरी होती है कंडीशन, कि मतलब हर टाइम जब लूप ये कौन सी कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, किस कंडीशन तक लूप को चलना चाहिए। और फिर जो लास्ट होगा वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं, कि मतलब हर जब एक बार लूप रन होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम पे उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या फिर डिक्रीज होनी चाहिए। इधर हम बता देते हैं कि आई इक्वल टू जीरो, की मतलब इसकी पहली वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर आई इज लेस देन 10। फिर आई आई प्लस प्लस, अब ये क्या करेगा कि पहली जब लूप रन होगा ना, तो ये चेक करेगा आई इक्वल टू जीरो है, ये आई जीरो हो गया। फिर आई इज लेस देन 10, आई ये आई जीरो अब लेस देन 10 से कम है ना, तो मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है। तो फिर ये इधर लाइन प्रिंट हो जाएगी, और ये आई प्लस प्लस होगा कि मतलब जब सेकंड टाइम ये आएगा ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इस तरह ये जो इसको हम इधर प्रिंट कर लेते हैं। नेम को नहीं, बल्कि इसको हम ऐसे करते हैं कि जो आई है ना, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इधर एक बी आर लगा लेते हैं, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे भी हमें शो। अभी जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू जीरो होगी, जीरो 10 से लेस है, मतलब कंडीशन में ट्रू है, तो ये आई को वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट जब आएगा तो ये 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। जब ये 10 तक आएगा ना, 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी ना, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। मतलब 0 से 9 तक इसको रन होना चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं अभी तक। तो ये आपको नजर आ गया, पहली वैल्यू क्या थी, जीरो थी ना, जीरो थी, इनिशियलाइज हमने किया था, ये जीरो आपको प्रिंट हो गया। और ये फिर एक एक करके वो जो आई प्लस प्लस हमने लिखा हुआ है ना, तो वो क्या करे कि हर टाइम उसको एक वैल्यू इंक्रीमेंट उसमें कर लेता है, कि जैसे पहली जीरो थी, जीरो में वन को ऐड कर लिए, वो वन हो गया, फिर वन में एक और वन को ऐड कर लिया, टू हो गया, फिर थ्री, ऐसे ये जीरो से 9 तक चलेगा। जो लास्ट कंडीशन नंबर एक है ना, वो 10 होगी, कि मतलब 9 के बाद जब इसमें वैल्यू 9 है, तो जब इंक्रीमेंट होगा ना 10 हो जाएगा। अब इधर कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी ना, तो लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा। ये फॉर लूप होते हैं। मतलब लूप यूज किस लिए होते हैं, किसी भी जब रिपीटेशन वाला काम हो रहा है ना, मतलब एक ही काम को बार बार हमने परफॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में हम लूप को यूज करेंगे। इसी तरह जो एक और लूप होते हैं वो, ये पहले हमारा आ गया फॉर लूप, तो भी हम यूज करेंगे। और एक और जो लूप यूज होगा वो व्हाइल लूप होगा। व्हाइल लूप का सिंटैक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। इधर हम पहले इसको कंडीशन देनी पड़ेगी। ये जो फॉर लूप था ना, इसमें सारी इनिशियलाइजर भी पे इधर ये, कंडीशन भी इधर ये, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी इधर ये। लेकिन व्हाइल में जस्ट हम इधर कंडीशन वगैरह कोई देंगे। इनमें व्हाइल और फॉर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मतलब किस सिचुएशन में फॉर को यूज करें, किस सिचुएशन में व्हाइल को यूज करेंगे। फॉर हम तब यूज करते हैं कि जब इसकी अपर लिमिट हमें मालूम हो। जैसे अब इधर हमें पता था कि इसको लूप की जो अपर लिमिट है ना वो 10 है, कि मतलब जब इस वेरिएबल की वैल्यू अगर 10 हो, तो 10 से लेस देन, इस 10 से जब लेस हो ना, तो उस कंडीशन तक इसको रन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि हमें उसकी अपर लिमिट का नहीं पता, तो फिर हम व्हाइल लूप रन कर लेंगे। लेट्स सपोज जैसे अगर किसी डेटाबेस से रिकॉर्ड हमने फेच वगैरह करनी, तो रिकॉर्ड कोई ऐड वगैरह भी हो सकती है, फिर डिलीट भी हो सकती है, मतलब वो डायनेमिक होगा कम ना, वैल्यूज वगैरह चेंज हो रही होंगी, तो तब हम ये व्हाइल लूप को यूज होता है, उस सिचुएशन में व्हाइल लूप को हम यूज कर सकते हैं। इधर भी एक वेरिएबल हम बना लेते हैं। ये एक्स का वेरिएबल बनाए और इसको इनिशियलाइज हमने कर लिए 5 के साथ। अब हम कंडीशन इधर देंगे, व्हाइल एक्स इज लेस देन 15। ठीक है, इधर हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं और इधर इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं।
ठीक हो गया। ये भी काम उसी तरह कर रहा है जैसे व्हाइल का था, थोड़ा सा इसका सिंटैक्स डिफरेंट। इसमें इनिशियलाइज हमने इधर वेरिएबल को बेयर कर लिया कि एक्स में 5 की वैल्यू हमने स्टोर कर ली है कि एक्स में क्या है जी 5 है। फिर हमने व्हाइल लूप लगाया कि अगर एक्स 15 से कम है तो ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट कर लो, और हर टाइम एक्स में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसको हम चेक करते हैं। ये इधर एक्स होगा, एक्स हमने लिखी नहीं है, सिंटैक्स एरर था। तो ये आपको इधर शो हो रहा है, इसमें हमने ब्रेक नहीं दी तो इसको हम ब्रेक दे देते हैं ताकि आपको ठीक तरह से ये शो। ब्रेक आप ऐसे भी दे सकते हो या फिर इसके साथ इधर कॉन्केटिनेट भी आप कर सकते हो। कॉन्केटिनेट कर लिए तो ये आपको शो हो रही। पहले 5 आ गया, पहले इनिशियलाइजर जो था ना वो हमने 5 से किया हुआ था, ये 5 से इस तरह ये व्हाइल लूप हमारा काम कर रहा है। इसी तरह ये जो प्लस प्लस हमने किए ना तो इसको हम माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ये जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ना, ये सारी इसकी बेसिक्स वगैरह थी, इनकी आपने प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है। आपको बस पता होना चाहिए इको वगैरह किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो डॉलर साइन यूज़ किए हुए ये किस लिए यूज़ करते हैं, फिर फॉर और वाई ये लूप्स वगैरह का आपको पता होना चाहिए। इसकी आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी है। जो आपको ना समझ आए वो मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको गाइड वगैरह कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उससे हम फिर इसके साथ जो डेटाबेसेस वगैरह वाला काम है ना वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।